नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की। अक्सर जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं, खासतौर पे खाड़ी देशों की, तो वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड्स की बात होती है, जो जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मंच पे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते हैं। मिडल ईस्ट में आपको ईरान, सऊदी या फिर ईरान, इजराइल ऐसे देश तो लड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन जो देश एक दूसरे को अपना ब्रदर्स कहते हैं, खासतौर पे सऊदी और यूएई की हम बात कर रहे हैं, अगर वो आपस में लड़ते हैं तो फिर मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा नजर आता है। यमन के आसमान में जिस तरीके से सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने आग बरसाई है ना, उसने ये सालों का जो ब्रदरहुड है, दोस्ती है, उसकी पूरी कलई खोल के रख दी है। हुआ क्या है, सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पोर्ट पे इतनी बमबारी की है कि तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल है। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि सऊदी ने यमन के ऊपर बमबारी की है, ये तो अक्सर करते हैं। चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि निशाना यमन के विद्रोही नहीं थे, यानी कि हुतियों को निशाना नहीं बनाया गया है। निशाने पे थे वो हथियारबंद, वो बख्तरबंद गाड़ियां जो सऊदी के ही करीबी भाई कहे जाने वाले देश यूएई से आए थे। इसीलिए यहाँ पे सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या ये अटैक सिर्फ गलती से हुआ है, या खाड़ी के दो सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद, इनके बीच में एक वर्चस्व की नई जंग शुरू हो चुकी है। मसला क्या है, पूरा मैटर क्या है, सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मैप देख लीजिए, सऊदी कहाँ है, यूएई कहाँ है, यमन कहाँ है। जब आप इसको देख लेंगे तो आपको कहानी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, सऊदी के नॉर्थ में पड़ता है यूएई, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है यूएई, और सऊदी के साउथ ईस्ट में पड़ रहा है यमन। और यूएई और यमन के बीच में कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लेकिन सऊदी की बॉर्डर यूएई से भी है, यमन से भी है। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब आइए कहानी को समझते हैं। देखिए, 30 दिसंबर को क्या हुआ, यमन के मुकाला पोर्ट पे दो समुद्री जहाज लंगर डालते हैं, वहां पे आके रुकते हैं। और ये जहाज कहां से आए थे, यूएई से आए थे। अब सऊदी अरब का दावा यह है कि इन जहाजों ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना जो ट्रैकिंग सिस्टम है कि ये जहाज कहां से आ रहे हैं, उसको बंद किया था, ताकि किसी को पता ही ना चले कि इसमें है क्या। लेकिन सऊदी की नजर तो इन जहाजों पे थी, और जैसे ही इन जहाजों में से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और कॉम्बैट व्हीकल्स उतरते हैं, तो सऊदी अरब ने इसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा मान लिया, और कुछ ही मिनट के भीतर सऊदी के लड़ाकू विमानों ने जो भी काफिले जहाज से उतरे थे उनको तबाह कर दिया। रियाद ने साफ शब्दों में कहा है कि सऊदी अरब की सुरक्षा की एक रेड लाइन है, और उसे जो भी पार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि यूएई और सऊदी तो दोनों भाई है ना, तो सऊदी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके यूएई आखिर किसको हथियार भेज रहा था, तो वो जानने के लिए आपको यमन में ले चलता हूं। तो देखिए भैया, यमन के अंदर जो इस समय सिविल वार चल रहा है ना, वो अब केवल हुती बनाम सरकार का नहीं है, ये अब मल्टी लेयर प्रॉक्सी वार बन चुका है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी के अगेंस्ट रहते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि यमन में दो खिलाड़ी प्रमुख हैं। सबसे पहले एसटीसी यानी कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इसे यूएई का खुला समर्थन है, ठीक। यूएई एसटीसी को सपोर्ट करता है, इतना चीज दिमाग में रखिए। और ये गुट क्या करता है, ये दरअसल दक्षिणी यमन को यमन से स्वतंत्र करके एक अलग देश बनाना चाहता है, जैसा कि 1990 से पहले था। और इसी के तहत एसटीसी ने एक ऑपरेशन किया था अभी, जिसका नाम था ऑपरेशन प्रॉमिसिंग फ्यूचर। इसके तहत यमन के जितने भी समृद्ध इलाके थे जहां से तेल वगैरह निकलता है, जैसे कि हद्रामौत और अलमहरा, इस पे एसटीसी ने कब्जा कर लिया। तो आप समझ गए होंगे, ये एक पार्टी है एसटीसी, जिसको सपोर्ट कौन करता है, यूएई। तो एसटीसी चाहता क्या है, दक्षिणी यमन को यमन से अलग करके एक अलग देश बनाना, ठीक है। अब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, जिसका नाम है पीएलसी यानी कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। ये यमन की वो सरकार है जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो आप इसको गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसको सऊदी अरब का भी पूरा सपोर्ट है, क्योंकि सऊदी भी नहीं चाहता है कि यमन दो पार्ट में टूट जाए। क्योंकि अगर यमन दो पार्ट में टूटता है तो जो दूसरा पार्ट है दक्षिण में, सऊदी के जो दक्षिण में दक्षिणी यमन बनेगा, उस पर पूरा प्रभाव तो यूएई का रहेगा। तो सऊदी क्यों चाहेगा कि यूएई, एक तो नॉर्थ में यूएई सऊदी के खुद है, साउथ में आके उसका इंपैक्ट बढ़ जाए, ऐसा सऊदी चाहेगा नहीं। इसीलिए एसटीसी को जो ये हथियार यूएई भेज रहा था, इसके ऊपर मुकाला पोर्ट में सऊदी ने बमबारी की। तो आई होप अभी आप समझ पा रहे होंगे कि सऊदी और यूएई भले एक दूसरे को ब्रदर कहते हो, लेकिन जब बात यमन की आती है तो वहां पे सऊदी का इंटरेस्ट दूसरा है, यूएई का इंटरेस्ट दूसरा है, और दोनों अलग अलग गुटों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, गुट की बात हो रही है तो एक और देश है जो बड़ा गुटबाजी में यकीन करता है, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि आपको याद होगा इसी सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक ऐतिहासिक डील हुई थी, एक समझौता हुआ था, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इसके तहत बेसिकली क्या था कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होता है तो उसे पाकिस्तान अपने पे हमला मानेगा, जैसा कि नेटो में होता है, ठीक। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि अगर सऊदी अरब और यूएई के बीच में कल को आपस में कोई युद्ध हो जाता है, ठीक, तो पाकिस्तान किसकी ओर खड़ा होगा? क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब है जिसने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दिया हुआ है, जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। दूसरी तरफ यूएई है जिसने अभी दिसंबर के अंत में ही पाकिस्तान को $1 बिलियन का नया डिपॉजिट दिया है। यानी एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर ये सऊदी के साथ खड़े होने जाते हैं यूएई के अगेंस्ट में, तो जो इनकी लड़खड़ाती इकोनॉमी को यूएई पैसे देता रहता है वो बंद हो जाएगा। और अगर ये न्यूट्रल रहते हैं तो फिर इस डिफेंस डील की मतलब ही क्या रह जाएगी। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों देश आपस में लड़े ना। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपने आकाओं के बीच में सुलह करा पाएगा या खुद इस आग में झुलस जाएगा।
अच्छा, यहाँ तक आप सारी चीजें समझ गए होंगे, तो आप एक बात और भी समझिए, ये लड़ाई केवल प्रभाव जमाने की नहीं है, ना केवल हथियारों की है। ये देखिए बेसिक लड़ाई है पोर्ट्स की और व्यापार की। सारी लड़ाइयों के पीछे व्यापार होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रक्स ये है कि जो यमन को कंट्रोल करेगा वो दरअसल अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन को भी कंट्रोल करेगा। और गल्फ ऑफ अदन वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का हर साल खरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है। अब यूएई की ताकत उसके बंदरगाहों में है और बंदरगाहों की कीमत यूएई समझता है। अगर यमन में शांति हो गई, ठीक है, तो अदन का पूरा पोर्ट विकसित हो जाएगा और इसका पूरा फायदा किसको मिलेगा? सऊदी को मिलेगा। इससे यूएई के लिए एक कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। इसीलिए यूएई चाहता है कि यमन का जो दक्षिणी तट है वो उसके प्रभाव में रहे। इसके लिए बेहतर होगा कि एचटीसी जो है वो दक्षिणी यमन को यमन से अलग कर दे। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अपना खुद का एक अल्टरनेटिव रूट तलाश कर रहा है जो सीधे लाल सागर से अरब सागर को जोड़ दे, ताकि उसे हरमुज की खाड़ी पे यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे निर्भर ना होना पड़े। तो बेसिकली यमन की जमीन इसी मैक्रो इकोनॉमिक जंग का अखाड़ा बनी हुई है। खैर, सऊदी अरब के बमबारी के बाद 31 दिसंबर को यूएई ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि वो अब यमन से अपनी बची खुची सेना को भी वापस बुला लेगा। अब कई लोग इसको यूएई की हार बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में यूएई हार मान के पीछे हट रहा है? तो देखिए, कई लोगों का मानना ऐसा नहीं है। दरअसल कई लोग इसको यूएई की स्ट्रेटेजिक रिट्रीट बता रहे हैं। सेना हटाकर भले ही यूएई ने सऊदी के गुस्से को शांत कर दिया है, लेकिन यमन की जमीन पर आज भी एचटीसी के 2 लाख से ज्यादा स्थानीय लड़ाके मौजूद हैं जो यूएई के कंट्रोल में है। यानी यूएई की सेना हटने के बावजूद भी दक्षिणी यमन पे एचटीसी के रूप में यूएई का प्रभाव मौजूद है। इसीलिए दरअसल यूएई ने अब गेंद सऊदी अरब के पाले में डाल दिए कि अगर अब वहां पे कोई बड़ी अशांति होती है तो उसका केवल जिम्मेदार कौन होगा? सऊदी होगा। यूएई कहेगा भैया हम तो पीछे हट गए हैं। खैर, अगर अब हम इस झगड़े के ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो देखिए, एक तो लाल सागर में पहले से ही हुतियों के हमलों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करके रखा है। अब जो भी एंटी हुती गठबंधन है जैसे कि सऊदी और यूएई, अगर ये आपस में ही भिड़ रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? ईरान को होगा और उसका जो सी है हुती उनको होगा। अच्छा, ये अमेरिका और यूरोप के लिए भी एक सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि एक तरफ वो सऊदी है जिसको ये लोग अपना बड़ा सहयोगी मानते हैं और दूसरी तरफ यूएई है जो उनका सबसे बड़ा कमर्शियल पार्टनर है। तो पश्चिमी देशों के लिए ये समझना मुश्किल है कि सपोर्ट किसका करें। और इसके ऊपर अगर यूएई और सऊदी आगे भी आपस में उलझ जाते हैं, चाहे तेल के प्रोडक्शन को लेकर या कीमतों को लेकर, तो फिर 2026 की शुरुआत में ही आप मान के चलो दुनिया एक नए आर्थिक संकट का सामना कर सकती है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस कम है, क्योंकि यूएई ने रिट्रीट किया है, अपनी सेना वापस ले रहा है, कोई रिटेलिएशन की बात नहीं कर रहा है, तो चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो सकती हैं। बिहाइंड द कार्टन बहुत सारी चीजें चलेंगी, लेकिन कम से कम यूएई फ्रंट पे आके सऊदी के अगेंस्ट तो नहीं खड़ा होगा। लेकिन फिर भी 100% श्योरिटी के साथ तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस तरीके का तनाव भारत के लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा सऊदी और यूएई दोनों से आयात करता है। और जब भी खाड़ी में अस्थिरता होती है तो इसका मतलब ये होता है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो ऑलरेडी आसमान छू रही हैं वो कोई और भी आसमान छूने लगेंगी। इसके अलावा करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय इन देशों में रहते हैं। अगर वहां पे युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो फिर उनकी सुरक्षा, उनके यहाँ से आने वाला रेमिटेंस का पैसा दोनों प्रभावित होगा। और भारत ने इसीलिए हमेशा यहाँ पे शांति की अपील की है, क्योंकि वेस्ट एशिया में आग लगने का मतलब है कि भारत की इकोनॉमी पे इसका सीधा असर होगा। खैर दोस्तों, हमने सबकी बात कर ली, किस देश पे क्या असर होगा, अमेरिका क्या सोचता है, भारत पे क्या इंपैक्ट होगा, पाकिस्तान की बात हमने कर ली, सऊदी यूएई की तो बात हो ही रही है। पर इसमें जो सबसे एक बड़ा सवाल है, ये जो खाड़ी के अमीर देश हैं, ये कभी यमन की संप्रभुता का भी सम्मान करेंगे या फिर यमन सिर्फ एक मोहरा बन के रह जाएगा, एक ऐसा मोहरा जिसको कभी ईरान, कभी सऊदी, कभी यूएई अपनी अपनी चालों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।